नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। महाराष्ट्र में कोरोना टास्क फोर्स की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसमें कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, इसलिए लॉकडाउन की तैयारी करें। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में आम लोगों के आने पर पाबंदी के निर्देश हैं। बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बढ़ते संक्रमण के चलते स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लग गया है। रात 8 बजे सारे शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क बंद कर दिए गए हैं। वहीं मुंबई में 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,923 मामले सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत भी हुई है। हमारे साथ सुनील सिंह जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर। बताएं सुनील, क्या स्थिति है मुंबई में? समय गंभीर बात है और जो टास्क फोर्स की बैठक हुई है उसमें किस तरह के फैसले लिए गए हैं? मुंबई में क्या बदलाव कल से दिखेंगे? और लगभग देखिए, जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं और आज का भी आंकड़ा हम देखें तो 6,000 पार कर गया है संक्रमण का। उसके लिहाज से बहुत ही गंभीर मामला बनता जा रहा है। तो आज मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स की बैठक ली और जिसमें साफ तौर पर ये जानकारी दी गई कि अभी तक तो हमारे पास चिकित्सा सुविधा है, जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको इलाज दिया जा सकता है, लेकिन अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो चिकित्सा सुविधा दे पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। इसीलिए प्रशासन सतर्क हो जाए और वो लॉकडाउन की तैयारी शुरू कर दे। यानी अगर इसी तरह से चलता रहा तो लॉकडाउन आगे लगाया जा सकता है राज्य में। ये साफ संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है। दूसरी तरफ आज से अभी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का जो कर्फ्यू है पूरे राज्य में वो लागू हो गया है। हालांकि पहला दिन है इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन तब भी बहुत आम जनता ने लगभग दुकानें बंद कर दी हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कि पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, वहां पुलिस लोगों को बता रही है, समझा रही है। लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम फिलहाल रात के कर्फ्यू से लोगों की भीड़ को कम किया जाए और लोगों में जो संसर्ग है और संपर्क है वो कम से कम हो, ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। जी, धन्यवाद आपका। तो ये तमाम पाबंदियां रहेंगी। कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में भी लोगों के आने पे पाबंदी है। ये जारी किए गए हैं आदेश और इसके साथ साथ 8 बजे से नाइट कर्फ्यू भी लग गया है महाराष्ट्र में। स्थिति दिल्ली में भी वैसे बुरी होती जा रही है। कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं और पिछले 24 घंटे में 1,881 नए मरीज सामने आए हैं। 9 मरीजों की मौत भी हुई है और इससे पहले 13 दिसंबर को एक दिन में 1,984 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद से काफी स्थिति कंट्रोल में थी। संक्रमण दर अब 2% से फिर से ज्यादा हो गया है। रिकवरी रेट कम है, अब ये 97.17% है। एक्टिव मरीजों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में करीब 80,000 टेस्ट भी किए गए हैं। और अब महाराष्ट्र की सियासत की बात। महाराष्ट्र में क्या शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन खतरे में है? ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात की अटकलों से खड़ा हुआ। हालांकि एनसीपी ने ऐसी किसी भी मुलाकात की बात से इनकार किया है और इसे सिर्फ अफवाह बताया है। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। शरद पवार के अहमदाबाद में खुफिया मुलाकात के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार करके अमित शाह ने इस अफवाह को सियासी हलकों में और हवा दे दी। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बनाने के पीछे शरद पवार की बड़ी भूमिका रही है और पिछले कुछ दिनों से एनसीपी और शिवसेना के बीच तनाव की खबरें आने लगी हैं। वैसे इन खबरों को दोनों दलों ने बीजेपी की साजिश करार देते हुए सरकार को कमजोर करने का आरोप लगाया। एनसीपी ने इस बात से इनकार किया कि अमित शाह के साथ कोई बैठक भी हुई थी। गुजरात के एक अखबार भास्कर में जिस तरह से खबर छापी गई कि पवार साहब प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, हमें लगता है 2 दिन से ट्विटर पे अफवाहें फैलाई जा रही थी। ये मात्र अफवाह है, इस तरह की कोई भी मुलाकात नहीं हुई। उधर इतवार को अनिल देशमुख के खिलाफ शिवसेना के अखबार सामना का रुख और कड़ा दिखा। शिवसेना के सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने लिखा कि देशमुख को इत्तेफाक से गृह मंत्री का पद मिल गया। जयंत पाटिल और दिलीप वालसे पाटिल के इनकार करने के बाद शरद पवार ने ये पद देशमुख को सौंपा। कोई भी संदेहास्पद लोगों के नजदीक रहकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकता।
अगर सचिन वाजे जैसा जूनियर ऑफिसर मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर से उगाही का रैकेट चला रहा था तो गृह मंत्री को इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी? अनिल देशमुख जी 5 बार विधायक चुने गए, 18 साल वो राज्य मंत्री और मंत्री पद पे रहे और पवार साहब ने सोच समझ के उन्हें जिम्मेदारी दी। वो एक्सीडेंटल गृह मंत्री नहीं है। इस बीच अनिल देशमुख का कहना है कि उन पर पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच एक रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगी दल आने वाले हफ्तों में बैठकर बेहतर तालमेल की कोशिश करेंगे ताकि सरकार पर कोई आंच न आए। दिल्ली में राजीव रंजन के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अमित शाह ने यह दावा किया है कि पहले चरण की 30 में से 26 सीटें बीजेपी जीतेगी। अमित शाह ने यह भी कहा है कि सरकार भी बंगाल में बीजेपी की ही बनेगी। इस पर ममता बनर्जी में बीजेपी को बिना रस का रसगुल्ला मिलेगा। ये तमाम जो हैं वो बंगाल के चुनाव से जुड़ी खबरें हैं जिसको हम आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र की खबर पर ही लौटते हैं। एंटिला मामले में आरोपी एपीआई सचिन वाजे को बांद्रा लेकर आई एनआईए को लेकर एनआईए जो है वो मीठी नदी में पहुंची है। गोताखोरों को मीठी नदी की तलाशी में एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क और एक ही नंबर की 2 प्लेटें मिली हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी प्रचार में जुटी हुई हैं। यहां पर 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और अगले 3 दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही रहेंगी। देखिए अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्टेज पर हैं और इस जो रैली है उसको उन्होंने नाम दिया है कि सांस्कृतिक रैली है, कोई राजनीतिक रैली नहीं है। सांस्कृतिक सभा के बाद अपना चुनावी भाषण दे रही हैं। नंदीग्राम में इस बार ममता बनर्जी अपने खास रहे शुवेंदु अधिकारी को टक्कर दे रही हैं, लेकिन अब शुवेंदु बीजेपी से हैं और उनका भी इस इलाके में काफी दबदबा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने इस बार ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दावा किया है। ये नंदीग्राम की सीट हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर 1 अप्रैल को वोटिंग होनी है और ये ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि अगले 3 दिनों तक वो यहीं नंदीग्राम में रहकर कैंपेनिंग करेंगी। 1 अप्रैल को मतदान होने तक यहाँ निगरानी करेंगी और अब उनकी लगभग 7 रैलियां भी यहाँ पर प्रस्तावित है। नंदीग्राम को अपने कब्जे में करने के लिए तृणमूल हर संभव कोशिश करती दिख रही है। बीजेपी के भी सभी बड़े नेता इस सीट पर ध्यान दे रहे हैं। अगले 2 दिनों के अंदर संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम में रोड शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ और कोई गड़बड़ न हो इसीलिए माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इसी रणनीति के तहत नंदीग्राम में रहेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार अपनी जनसभाओं में आरोप लगाती रही है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। बाहरी बनाम बंगाल के लोगों को भी एक चुनावी एक तरह से नारा बनाया गया है। तो इसी में शायद इसी वजह से जिस रैली को वो सांस्कृतिक बता रही थी, अब वो यहाँ पर अपना चुनावी भाषण दे रही हैं। नंदीग्राम से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।